अर्थशास्त्र शिक्षण में मैं प्रदीप नेगी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 3 संबोध उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के हमारे मुख्य बिंदु इस प्रकार रहेंगे। 1991 का वित्तीय संकट, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि 1991 का जो वित्तीय संकट था वो क्या था, क्यों उसके बाद भारत को आर्थिक सुधार करने पड़े। तो वर्ष 1991 में भारत को विदेशों ऋण के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व केवल 15 दिन के लिए बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमत में तेजी ने और बढ़ा दिया था। 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंध था, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारे खर्च थे वो ज्यादा थे और आय कम थी। अंतरराष्ट्रीय उधारदाताओं के ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण 1991 में भारत पे वित्तीय संकट आया और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो अमेरिकन डॉलर जिसको बोला जाता है वो केवल 15 दिनों के लिए ही बचा था। तो इस समस्या को देखते हुए सरकार ने सोचा क्यों ना इसका समाधान निकाला जाए। तो इसके लिए सरकार विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गई। उन्होंने भारत सरकार को $7 बिलियन का ऋण 1991 के संकट का सामना करने के लिए दिया। इन संस्थाओं ने भारत को ऋण तो दिया लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी लगा दी, जैसे सरकार को उदारीकरण की नीति अपनानी होगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाना होगा तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना होगा और विदेशी व्यापार पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें हटाना होगा। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा करी। भारत ने जो नई आर्थिक नीति की घोषणा करी वो 1991 का जो वित्तीय संकट आया था उसका समाधान के रूप में किया। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। जब सरकार ने नई आर्थिक नीति बनाई तो उसमें कई प्रकार के सुधार शामिल किए गए। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करना, ये इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि जो भुगतान संतुलन होता है, आयात निर्यात का जो अंतर होता है उसको कम करना। तीसरा, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, जो वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी लगातार उसको नियंत्रण करना। तीसरा, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि करना। अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता को बढ़ाना, मतलब जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य होते हैं उनमें सुधार लाना। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। ये 3 नीतियां थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हमारी नीतियां थी जिसको नई आर्थिक नीति में स्वीकार किया गया। अब उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण, उदारीकरण प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति, अर्थात उदारीकरण के अंतर्गत जो भी ऐसी बाधाएं आती हैं किसी देश के आर्थिक विकास में उन्हें मुक्त करना। तो इसके लिए कई सारी नीतियां थी। तो उसमें हमने सबसे पहले जो हमारा विषय था औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि औद्योगिक क्षेत्र को सबसे पहले इसमें सुधारना था। तो इसमें था औद्योगिक क्षेत्र
वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार, निवेश क्षेत्र आदि में सुधार करना। ये सबसे बड़ा लक्ष्य था सरकार का कि औद्योगिक क्षेत्र को सुधारना, वित्तीय क्षेत्र जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको ठीक करना, टैक्सेस करों को सुधारना, विदेशी विनिमय बाजार फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है उसको ठीक करना, निवेश जो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होता है उसको बढ़ाना। ये काफी बड़ा कार्य था। इसके बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन तथा औषधि, इन 6 उत्पाद श्रेणी को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी। इससे पहले क्या होता था कि भारत में कोई भी अगर अपना उद्योग स्थापित करना चाहता था या कोई विदेशी कंपनी उद्योग स्थापित करना चाहती थी, तो उसको पहले लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंस लेना होता था, और जिसमें उसको 2 से 3 साल भी लग जाते थे, और भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा था, जिसके कारण यहाँ पर उद्योग नहीं लग पा रहे थे। तो इसी को देखते हुए ये लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करी। इसके बाद था सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल प्रतिरक्षा उपकरण के कुछ अंश, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन रखे। मतलब सरकारी क्षेत्र में केवल कुछ ही उद्योगों को रखा गया जो प्रतिरक्षा का उपकरण बनाते थे, या परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते थे, या रेल परिवहन, ये केवल सरकारी रखे गए। इसके बाद है लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई थी। मतलब लघु उद्योगों में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती उसमें पहले वस्तुएं बड़ी कंपनियां नहीं बना सकती थी उन वस्तुओं को, लेकिन अब उनको भी अनरिजर्व कर दिया गया, रिजर्व श्रेणी से हटा दिया गया कि कोई भी अब इन वस्तुओं को बना सकता था आसानी से। उद्योगों को अनेक वस्तुओं की कीमत के निर्धारण की भी अनुमति मिल गई, जो इससे पूर्व में नहीं मिला करती थी। अब जो भी उद्योग थे वो अपनी वस्तु बनाते थे तो उसकी कीमत का निर्धारण भी वो स्वयं करते थे, उसमें सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसके बाद आता है वित्तीय क्षेत्र सुधार। उदारीकरण में वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार किए गए? रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर एक सहायक भूमिका में सीमित कर दिया गया। मतलब अब बैंक पहले कंट्रोल करता था वित्तीय क्षेत्रों को कि ये नहीं करना वो नहीं करना, उस नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसकी एक सहायक मित्रता की वाली भूमिका डिसाइड कर दी गई, ताकि वो लोगों को सहयोग कर सके वित्तीय क्षेत्र के मामले में। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। बैंक में भी पूंजी निवेश बढ़ा दिया गया विदेशी कंपनियों द्वारा, और उनकी भागीदारी की प्रतिशत 74% कर दी गई। रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई भी बैंक अपनी नई शाखाएं देश में अब खोल सकता था। पहले रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब कई सारे ऐसे प्राइवेट बैंक थे जो अपनी शाखाएं देश में बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के खोल सकते थे। विदेशी निवेश संस्थाओं एफआईआई तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को अब भारतीय वित्त बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई थी। मतलब इससे पूर्व उदारीकरण से पूर्व हमारे देश में कोई भी विदेशी कंपनी इन क्षेत्रों में कार्य नहीं करती थी, केवल सरकारी कंपनी करती थी। लेकिन आर्थिक सुधार तथा उदारीकरण के बाद विदेशी निवेशकों, विदेशी कंपनियों को भारत में बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन आदि में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद आता है कर व्यवस्था में सुधार। कर का मतलब हो गया टैक्सेस। 1991 के बाद जो हमारे व्यक्तिगत आय पर जो कर लगाए जाते थे पर्सनल टैक्स पे, उन्हें कम किया गया। जो पहले बहुत ज्यादा थे उनकी दरें थोड़ा कम की गई। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे वो भी कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार करने का प्रयास किए गए। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया।
एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण किया गया ताकि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के जो टैक्स होते थे उन्हें सभी को समाप्त करके एक जीएसटी वाला टैक्स को लागू किया गया ताकि लोग अनावश्यक करों से मुक्त हो सकें। विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। फॉरेन एक्सचेंज बाजार में इसको सुधारा गया। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा में रुपए का अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन का मतलब होता है कि अपने देश की मुद्रा को अन्य देश की मुद्रा में उसकी वैल्यू को कम करना। तो ये अन्य देशों की मुद्राओं में कम किया गया ताकि भारत के निर्यात बढ़ सके। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा हमारे देश में अधिक तेजी से आई क्योंकि इससे हमारे निर्यात बढ़े और निर्यात बढ़ने से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई। फिर आता विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की पहल हुई। जो विदेशी विनिमय बाजार था उसमें जो भारत का मूल्य निर्धारण था उसको अब विदेशी बाजार के अनुसार कर दिया गया। इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार अब सरकारी नियंत्रण से उसको मुक्त कर दिया गया। इसके बाद आता व्यापार और निवेश नीति में सुधार। उदारीकरण में औद्योगिक उत्पादन, विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश प्रारंभ किए गए। मतलब देश में औद्योगिक उत्पादनों, विदेशी निवेश और तुम्हारा आईटी सेक्टर या अंतर्राष्ट्रीय जो कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा की जो क्षमता थी वो यहाँ के उद्योगों में विकसित हो, उसके लिए हमारे देश में भी निवेश प्रारंभ किया गया, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी विदेशी निवेश हमारे देश में आया। स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मतलब जो हमारे देश में स्थानीय उद्योग थे, छोटे मोटे उद्योग थे, उनकी कार्यकुशलता, इफिशिएंसी को बढ़ाया गया और आधुनिक जो तकनीक थी, ऑटोमेटिक मशीनें या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आयात पर कड़े नियंत्रणों और प्रशुल्क की दरों में कटौती कर दी गई। मतलब आयात में पहले क्या होता था, कोटा निर्धारित होता था कि कोई भी कंपनी इतने मात्रा में आयात इन वस्तुओं का नहीं कर सकता था, उस कोटे से ज्यादा आयात नहीं कर सकता था। और इसके साथ साथ विदेशों से वस्तु आयात करने पे बहुत अधिक कर या प्रशुल्क दरें लगाई जाती थी, उसको भी सरकार ने कम किया। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादकों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी। मतलब जो हानिकारक या पर्यावरण से संबंधित खतरनाक उद्योग थे या रसायन थे, ऐसे उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी। मतलब अब विदेशों से कोई भी वस्तु को आयात आसानी से कर सकता था बिना लाइसेंस लिए हुए। कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात की मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। मतलब कृषि पदार्थ विदेशों से आसानी से भारत आ सकते थे। औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थ को भी आसानी से भारत में मंगाया जा सकता था। उसमें जो पहले मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए गए थे कि इतने मात्रा में ही तुम वस्तु मंगा सकते हो, उसको मुक्त कर दिया गया। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात बढ़ाने के लिए शुल्क से मुक्त कर दिया गया। मतलब भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रतिस्पर्धा के साथ टिके रहने में जो निर्यात बढ़ाने के लिए उनका शुल्क कम कर दिया गया या मुक्त कर दिया गया। मतलब हम अगर कोई वस्तु विदेशों में निर्यात करते हैं तो उसमें कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया गया ताकि हमारी वस्तुएं विदेशों में सस्ती दरों पे बिके और वो अन्य देश की वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।
अब आता है निजीकरण। इसका क्या तात्पर्य है निजीकरण का? किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंध का सरकार द्वारा त्याग। मतलब सरकार, आज की तारीख में सरकार क्या करती है कि सार्वजनिक जो उद्योग होते हैं या उपक्रम होते हैं उनके स्वामित्व को या तो बेच देती है या उसको त्याग देती है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों के स्वामित्व, मतलब ऐसी कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं, उनका प्रबंध से मुक्त होना चाहती है और उसे सीधा निजी क्षेत्रों को बेच देती है ताकि वो उद्योग हानि की जगह लाभ दे सके, ताकि लोगों का रोजगार भी बचा रहे और देश का उत्पादन कार्य लगातार चलता रहे। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मतलब किसी भी सार्वजनिक उद्योग या क्षेत्र के उद्योग को अगर सरकार उसकी बिक्री करती है, उसके शेयर बेच देती है, तो उसको निजीकरण कहा जाता है। उसको विनिवेश भी कहा जाता है। निजीकरण को विनिवेश क्या क्या कहा जाता है। सरकार को यह आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा। सरकार यह सोचती थी कि निजीकरण कर दिया जाएगा उद्योगों का, सरकारी उद्योगों का, तो इसमें विदेशी कंपनियां भी पैसा लगाएंगी, जिससे इसका उत्पादन कार्य बढ़ेगा और फिर से ये लाभ की स्थिति में आ जाएंगी। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन, निजी पूंजी और प्रबंध क्षमताओं का उपयोग था। मतलब सरकार चाहती थी कि निजीकरण करने के बाद वित्तीय अनुशासन हो, फालतू फिजूल खर्ची ना हो धन की, और निजी पूंजी और प्रबंध, उसका जो मैनेजमेंट है उद्योग का, उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का भी प्रयास किया है। तो सरकार ने क्या करा कि कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को तो डायरेक्ट निजी क्षेत्रों को भेज दिया, लेकिन कुछ सरकारी उद्योगों को ऑटोनोमस प्रदान करी, उन्हें स्वायत्ता प्रदान करी कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके, अपने निर्णय के अनुसार अपने उद्योगों को खुद चला सके और अपनी कार्यकुशलता को सुधार सके। इसके लिए उदाहरण के तौर पे कुछ सार्वजनिक उपक्रम जिनको सरकार ने महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया है, ये वो उद्योग हैं जो सरकारी उद्योग हैं और सरकार को लाभ कमा के देते हैं। इन्हें हम नवरत्न या महारत्न या लघु रत्न कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनी भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं। उदाहरण के लिए ओएनजीसी, टाटा स्टील, एचसीएल, ये भारत की वो कंपनियां हैं जिनको अब वैश्वीकरण के कारण अब ये कंपनियां अन्य देशों में भी जाकर व्यापार करने लगी हैं, वहां पर उद्योग स्थापित करने लगी हैं और वहां से विदेशी मुद्रा प्राप्त करके उसे भारत बेचती हैं। तो आपने देखा कि निजीकरण करने से देश में आर्थिक सुधारों को गति प्राप्त हुई। इसके बाद आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का एक विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। अर्थात वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ये वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण के कारण आज बहुत सारी कंपनियां ने कई देशों में अपने कार्यालय तथा उद्योग स्थापित किए हैं। मतलब आज पूरा संसार एक गांव की तरह हो गया है, जिसमें आज कई सारी कंपनियां ऐसी हैं ना अपने देश के बजाय अन्य देशों में भी कार्य करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट के प्रसार ने अब इन सेवाओं को एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप प्रदान कर दिया है। मतलब अब क्या हो गया है कि जब से सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ा है, तो अब आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं।
तो आज कंपनियां अन्य देशों में इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से उत्पादन कार्य कर रही हैं। बैंकिंग सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक लेखन, चिकित्सा संबंधी परामर्श, शिक्षण कार्य आदि के लिए कंपनी अन्य देशों का सहयोग ले रही है। आज केवल पूरा का पूरा उत्पादन एक देश में नहीं होता है, बल्कि उसके हिस्से कई अलग अलग देशों में निर्मित किए जाते हैं, फिर उसको जाके किसी तीसरे देश में जाके असेंबल किया जाता है। तो ऐसी बैंक की सेवाएं भी अन्य देशों से ली जा सकती हैं। संगीत की रिकॉर्डिंग अगर हमारे देश में नहीं हो पा रही है, तो हम विदेशों में संगीत की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसी फिल्म संपादन हो गया, पुस्तक लेखन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज कंपनियां एक देश की बजाय दूसरे देश में जाके कार्य कर रही हैं। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में निष्पादित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे निम्न मजदूरी की दरें हैं। मतलब अधिकांश बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, छोटी छोटी कंपनियों से सहयोग लेती हैं। जैसे चाइना में लेबर कम है या भारत में लेबर कम है या रेट कम है, निम्न मजदूरी दरें है, तो ऐसी जगह पे क्या करती हैं, वो कंपनी अपना कार्य करवाती है, और इस प्रकार उनकी जो लागत आती है किसी वस्तु के निर्माण में वो बहुत कम आती है। विश्व व्यापार संगठन, वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। तो विश्व व्यापार संगठन को वैश्वीकरण का ही हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व में जो व्यापार किया जाए वो सीमा मुक्त हो, अर्थात कोई भी देश किसी की वस्तुओं पर अनावश्यक प्रतिबंध ना लगाए, उन पे अनावश्यक कर ना थोपे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1995 में कई देशों ने मिलकर किया। इसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। मतलब चाहे छोटा सा छोटा देश हो, बड़ा सा बड़ा देश हो, चाहे विकसित हो या विकासशील हो या गरीब देश हो, सबको एक समान अवसर इसको दिलवाना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसे नियम आधारित व्यवस्था को बनाना था जिसमें देश कोई भी देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। मतलब एक ऐसा नियम बनाना था, जो भी डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनेगा वो अनुचित व्यापार नहीं करेगा, वो किसी दूसरे देश के साथ व्यापार में किसी प्रकार की कोई बाधाएं खड़ी नहीं करेगा। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार को सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधों को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्यों देशों के साथ खोलकर किया गया। अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने देशों के बीच में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार की संधि करवाई, और जितने प्रकार के शुल्क थे या अवरोध थे उन्हें हटवाया, और कहा कि अपने सदस्य देशों को कहा कि आप भी हर देश के लिए अपने बाजार खोलो, ताकि दूसरा देश भी वहां जाकर अपनी वस्तुएं बेच सके। द्विपक्षीय व्यापार दो देशों के बीच होता है और बहुपक्षीय व्यापार दो से अधिक देशों के बीच होता है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए उसने आयात पर अनेक प्रकार के परिणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं तथा प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है। 1991 से पहले भारत ने कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन 1991 के बाद वो डब्ल्यूटीओ के साथ संधि करके भारत ने कई प्रकार के शुल्क कम किए हैं, परिणात्मक प्रतिबंध भी हटा दिए हैं। सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे कि जो आर्थिक सुधार 1991 के बाद किए थे उसकी प्रगति कैसी रही, उसकी समीक्षा कैसी रही। तो 1991 के बाद से भारत में 2 दशकों तक तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी लगातार बढ़ती रही। सकल घरेलू उत्पाद 1980-91 में 5.6 था, बढ़कर 7 और 12 में 8.2 हो गया। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि में भी वृद्धि
में कमी आई, मतलब कृषि में ज्यादा प्रगति देखने को नहीं मिली। औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव आए, परंतु सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में भारत में तेजी से वृद्धि हुई। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी 1990-91 में 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 413 बिलियन डॉलर तक हो गया। भारत में वाहन, कल पुर्जों, इंजीनियरिंग उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादकों, वस्त्र आदि का सफल निर्यातक के रूप में भारत विश्व बाजार में छा गया। मतलब कल पुर्जे, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी में और वस्त्र में आज भारत पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में वृद्धि हुई, फिर भी देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हो पाया। मतलब देश में आर्थिक विकास तो बढ़ा, लेकिन उस हिसाब से रोजगार का सृजन नहीं हो पाया, ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए। कृषि क्षेत्र में सुधार कार्य का ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया। कृषि की वृद्धि दर लगातार कम होती जा रही है। कृषि उत्पादकों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्य और इन पदार्थों के आयात पर परिणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने से भारत के किसान विदेशी स्पर्धा का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण उनकी स्थिति पहले से थोड़ा खराब हो चुकी है, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यात मुखी हो रही है, मतलब निर्यात पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उत्पादन निर्यात के लिए हो रहा है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है, जिससे देश में खाद्यान्नों की कीमत पर दबाव बढ़ रहा है। मतलब खाद्यान्न की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण है कि अधिकतर कृषि की जो उत्पादन किया जा रहा है और निर्यात के लिए किया जा रहा है या नकदी फसलों के लिए किया जा रहा है। उद्योगों में सुधार के बाद भी औद्योगिक संवृद्धि की दर में कुछ कमी आई, जिसका कारण विकसित देशों द्वारा अन्य देशों के उत्पाद पर मात्रात्मक प्रतिबंध और प्रशुल्क की दरों में वृद्धि है। मतलब औद्योगिक सुधार के बाद और डब्ल्यूटीओ की संधि के बाद भी कुछ विकसित देशों द्वारा अन्य देशों के उत्पाद पर आज भी मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखे हैं और प्रशुल्क की दरें भी उन्होंने बढ़ा रखी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों से विनिवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार निवेश भारत में आ रहा है, बढ़ रहा है, विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं। राजकोषीय नीति आर्थिक सुधारों के कारण देश में विकास की दर लगातार बढ़ रही है। उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर कुछ जगह पर सकारात्मक, कुछ जगह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण एक सुअवसर की भांति हमें से देखना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच तथा तकनीक उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा थी। अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में इसमें देख लेते हैं जो हमने आज इसमें चर्चा करी। जैसे भारत में आर्थिक सुधार क्यों प्रारंभ किए गए, क्योंकि 1991 की जो घटना घटी थी भारत की, जिसमें हमारे जो फॉरेन रिजर्व था वो कम हो गया था, उसको देखते हुए आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं, कर क्यों लगाए जाते हैं। क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में सहायक रही है और कैसी रही है, इसके बारे में आपको विचार करना है। लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों। मतलब जो सार्वजनिक उपकरण हमें हमें लाभ कमा के दे रहे हैं, क्या सरकार को उसका निजीकरण करना चाहिए। आप इसमें क्या समझते हो, इसके बारे में जरूर लिखें। तो आज आपने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है, और आगे हम इसी तरह आप लोगों को नए नए अध्याय के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।